अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर है, टांग थाना गोमल की हुदूद में पुलिस टीम पर आईडी हमला किया गया है। धमाके में एसएचओ थाना गोमल समेत 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। वाक़या कोटवली से 25 किलोमीटर फासले पर पेश आया। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। शुमाली वजीरिस्तान में एक और बुज़दिलाना वार। अब की बार दहशतगर्दों ने हदफ बनाया पुलिस टीम को। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाई में एसएचओ थाना गोमल समेत 6 एहलकार शहीद कर दिए गए। जराये के मुताबिक वाना धमाके में मामूल के गश्त पर रवाना बख्तरबंद को बारूदी मवाद से उड़ाया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। धमाके के जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ये कौन सा इस्लाम है कि आप भारत से पैसे लें और मासूम शहरियों को कत्ल करें। दहशतगर्दों के बयानिए को हर तरह से काउंटर करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी पैगाम अम कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि कौमी पैगाम में अम कमेटी के सेक्रेटरीट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मुल्क में अम के लिए उलमाए कराम का किरदार अहम है। दहशतगर्दों का कोई मजहब और कोई मुल्क नहीं होता। ऐसा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो। तो ये तो सारा काम पैसे पे चल रहा है। ये सॉफ्ट टारगेट के पीछे जाते हैं, कचहरी में करेंगे, बच्चों की बस पे हमला करेंगे। पूरी कौम इस बात पे यकजा है कि हमने दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करना है और हम किसी भी सूरत दहशतगर्दी, वो चाहे काइनेटिक फॉर्म में है, वो नॉन काइनेटिक फॉर्म में है, हम हर तरह इसका मुकाबला करेंगे और किसी शरपसंद को, किसी दहशतगर्द को अपना जो बयानिया है उसको प्रवान चढ़ाने की इंशाअल्लाह ताला इजाज़त नहीं देंगे। इस कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को आम करना। दहशतगर्द का ना कोई दीन है, ना कोई मज़हब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी हो गया। ऑर्डिनेंस सदर मुमलिकत के दस्तखतों से जारी हुआ। सदर मुमलिकत ने 10 जनवरी को ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। कौमी असम्बली के 3 हल्कों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशंस का 1 मेयर और 2 डिप्टी मेयर्स होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसिल्स और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशन की मुद्दत 4 साल होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पर कौन बैठेगा, मामले पर आज एक और अहम बैठक होगी। तहरीक इंसाफ के अरकान आज स्पीकर असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे, जिसमें दस्तखत की तस्दीक और अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। ऐवान ज़ेरी में अपोजिशन का बड़ा कौन होगा, अहम मामले पर आज एक और नशिस्त होगी। तहरीक इंसाफ वाले आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। पीटीआई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पर महमूद खान अचकजई को देखना चाहती है। 70 से ज़ायद अराकीन के दस्तखत से दरख्वास्त जमा करवा रखी है। अहम मामले पर अयाज सादिक ने हर रुकन के दस्तखतों की तस्दीक का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ को भी पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत दी। हवेली जलसे में इंतखाबी अमले को धमकियां देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन कल वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन कल बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को हाज़िरी से इस्तिस्ना दे रखा है। इलेक्शन कमीशन ने केस को नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया था। रेडियो पाकिस्तान हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। तैमूर झगड़ा और सोहेल आफरीदी 9 मई हमलों में मुलव्वस पाए गए। ये लोग 9 मई पेशावर हंगामों में बराह रास्त मुलव्वस रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बातचीत, कहा कि 16 वीडियो का तज्जिया किया गया जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। अज़मा बुखारी ने बताया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मरियम नवाज़ की नकल करते हैं। इनके उठने बैठने के स्टाइल को कॉपी किया जाता है। हम पर तनकीद की जाती है कि पेट साफ़ियों को बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबको सवाल करने का मौका मिलता है।
فورنزک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے ریڈیو پاکستان پہ حملے کے حوالے سے، جس میں پتہ چلا کہ 9 مئی میں پشاور میں ہونے والے جو ہنگامے ہیں ان کے اندر یہ لوگ براہ راست ملوث تھے۔ اس فورنزک رپورٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم اور ISF کے عامر چمکنی صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کچھ 16 کے قریب ویڈیوز تھی جو بھجوائی گئی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ایڈیٹنگ، کسی بھی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اس پوری جو آڈیوز اور ویڈیوز ہیں اس کے شواہد یہاں نہیں ملے۔ چیف منسٹر صاحبہ کی نقل تو ہو ہی رہی تھی، جیسے وہ بیٹھتی ہیں، جیسے وہ جا کے بچوں سے بات کرتی ہیں، وہ اس کو وہ کر ہی رہے تھے، مونوگرامی نقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات اختیار ولی خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اسمگلنگ، بد انتظامی اور بدامنی عروج پر ہے۔ صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت اور تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے، عوام کو ادویات تک میسر نہیں۔ اختیار ولی خان نے الزام لگایا ہے کہ PTI حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی اور ریاستی وسائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا اس وقت اپنی بد انتظامی کے عروج پر ہے۔ جرم تو ہو رہے ہیں لیکن ان کی جماعت کے لوگ اس کو جرم سمجھتے نہیں ہیں۔ سمگلنگ تو ہو رہی ہے لیکن سمگلنگ کو وہ لوگ سمگلنگ سمجھتے نہیں ہیں۔ بد انتظامی اپنے عروج پر ہے۔ نظام صحت کا عالم یہ ہے کہ جو صحت کارڈ جس کو یہ اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ سمجھتے ہیں، اس صحت کارڈ میں اتنی بری کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کا 10% یا 15% فائدہ شاید عوام کو پہنچتا ہے، لیکن اس کے 90% پیسے جو ہیں وہ حکمران کھا جاتے ہیں۔ یہاں پر سرکاری دوائیاں بکتی ہیں، چائنا کی مشینری سستی لا کر اس کو یورپین سٹینڈرڈ کے حساب سے اس کے بل پاس کیے جاتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا ہے اور یہ عالم ہے یہاں کے ہیلتھ کے نظام کا۔ معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب کی PIA کے بعد بلو اکانومی میں سرمایہ کاری پر بھی نظریں مرکوز ہیں۔ انگریزی اخبار کے مطابق عارف حبیب نے PIA کی بحالی کا روڈ میپ پیش کرتے ہوئے کہا کہ تمام 34 طیارے ستمبر 2026 تک فعال ہوں گے۔ ابھی 17 فعال ہیں۔ 135 ارب روپے خریداری قیمت میں سے 125 ارب براہ راست PIA میں نئے انجن کی خریداری اور توسیع کے لیے لگائے جائیں گے۔ توسیع کے لیے مزید ماہرین کو بھی شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلو اکانومی سیکٹر میں جدت اور اس کے بہتر استعمال سے روزگار کے اہم مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن 2030 تک جہازوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 54 کر کے سالانہ $6 ارب کی سرمایہ کاری حاصل کرنا چاہتی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دسمبر میں ترسیلات زر 16.5% اضافے کے بعد $3 ارب 60 کروڑ رہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو کراچی آمد پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس وقت مرکزی بینک کے پاس 2.5 ماہ سے زائد کے برابر درآمدی بل کے ذخائر بھی موجود ہیں، جبکہ وزیر خزانہ نے ہارون اختر کے ہمراہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ساتھ ملاقات کی۔ ملاقات میں اہم معاشی امور پر بات چیت کی گئی۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، فی تولہ سونا 7,700 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 4,80,962 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 6,602 روپے مہنگا ہو گیا۔ قیمت 4,12,347 روپے ہو گئی۔ عالمی گولڈ مارکیٹ میں سونا $77 کے بڑے اضافے سے 4,586 روپے فی اونس ہو گئی۔ چاندی کی قیمت میں 430 روپے اضافہ ہوا، قیمت 8,895 روپے ہو گئی۔ اور کراچی میں گارڈن گیٹ نمبر 2 کے قریب 24 انچ قطر کی لائن پھٹ گئی ہے۔ واٹر بورڈ حکام کے مطابق لیکیج کے باعث پانی کا پریشر کم کر دیا گیا ہے جو کہ پھٹ گئی ہے۔ اس وقت کیمرہ مین نزاکت علی آپ کو مناظر دکھائیں گے کہ واٹر بورڈ کا عملہ یہاں پر پہنچے۔ لیکیج کے باعث پانی کی جو نظام کو محفوظ رکھنے کے لیے متاثرہ لائن پر پانی کا پریشر کم کر دیا گیا ہے۔ لائن کی مرمت کے لیے ڈی واٹرنگ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈی واٹرنگ کا عمل مکمل ہوتا ہی لائن کی مرمت کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا۔ واٹر بورڈ حکام کا اس حوالے سے بتانا ہے کہ کل تک کام شروع کیا جائے گا، جبکہ مرمتی کام کے باعث گارڈن، اولڈ سٹی ایریا، نشتر روڈ کے اطراف میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ واٹر کارپوریشن کے
अफसरान यहाँ पर मौजूद। आप देख सकते हैं किस तरह साफ़ पानी जो है वो यहाँ पर ज़ाया हो चुका है। पानी को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, लेकिन पानी का प्रेशर जो है वो कम कर दिया गया है, जिसके बायस यहाँ पर पानी की रवानी जो है वो मुतासर भी हो रही है। और इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस लाइन के मरम्मती काम मुकम्मल किया जाए, जिसके बाद पानी यहाँ के शहरियों को पानी की फराहमी जो है वो यकीनी बनाया जा सके। रोड पर पानी बड़ी तादाद में मौजूद है। आने जाने वाले शहरियों को कराची में पानी की गैर कानूनी फरोख का एक और वाक़या सामने आ गया। टैंकर माफिया ने बल्दिया टाउन में मेन लाइन को काट कर पूरा इलाका तालाब में तब्दील कर दिया है। मोहल्ले के एहतजाज पर पानी चोर माफिया के कारिंदे फरार हो गए। ये मनाजिर किसी सैलाबी इलाके के हैं, न बिफरे नदी नाले के। मुंह जोर बहता पानी चोर माफिया की है कारस्तानी। कराची के इलाके बल्दिया कट्टू गोट में पानी चोर माफिया ने एक बार में लाइन को कट लगा दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका तालाब बन गया। पानी आबादी में दाखिल हुआ तो अहले मोहल्ला मौके पर जा पहुंचे। पानी चोर माफिया के कारिंदे फौरी भाग खड़े हुए। अहले इलाका के मुताबिक चंद रोज कबल भी 36 इंच लाइन को तोड़कर कराची वालों को कराची का पानी बेचा गया था। वाटर हुकाम ने दावा किया है कि पानी चोरी के इस मुनज़्ज़म नेटवर्क को चलाने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त कर ली गई है। मुलव्विस अफराद पर पहले भी दर्जनों मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। और कराची में ताजरों को भत्ता देने पर मजबूर करने वाला मुलजिम अंजाम को पहुंचा। खारदर में फायरिंग के तबादले में लियारी गैंगवार का भत्ताखोर मारा गया है, जिसने 15 लाख रुपए ना देने पर मारने की धमकी दी थी। 15 लाख या मौत, खुद देगा तो फायदे में रहेगा, हम आए तो पछताएगा। और हाँ, याद रख, एक बार पैसा दे फिर कोई तंग नहीं करेगा। ये फिल्मी डायलॉग नहीं, कराची के ताजिर को मिलने वाले भत्ताखोर के पैगामात हैं। बात पुलिस तक पहुंची तो खारादर पुलिस ने जोड़िया बाजार के करीब एक्शन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद मौत की धमकी देने वाला भत्ताखोर मारा गया। ताल्लुक लियारी गैंग और जमील छांगा ग्रुप से निकला। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त शाहजेब के नाम से हुई। भत्ते की पर्ची, मोबाइल फोन और असलहा बरामद कर लिया गया। भत्ताखोर ने चंद रोज कबल जिलानी सेंटर के ताजिर को धमकाया था। 2 महीने पहले खारादर में बिल्डर को भत्ते की पर्चियां देकर तामीराती इमारत पर फायरिंग भी की गई थी। कामयाब कार्रवाई पर वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस को शाबाश दी, साथ ही भत्ताखोरों को वार्निंग भी दी। कराची में आज फिर बेकाबू बस एक और जान ले गई। कोरंगी में तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। हादसे में खातून मौके पर जान बहक जबकि मर्द शदीद जख्मी हुआ। रवासाल हादसात में जान बहक अफराद की तादाद 35 हो गई है। 280 शहरी जख्मी हुए अस्पताल पहुंचे। ट्रेलर ने 6 शहरियों को कुचला, बसों ने 5 लोगों की जान ली, वाटर टैंकर ने 3 अफराद को रौंदा। कराची वाले बेमौत ट्रैफिक हादसात में मारे जा रहे हैं और हुक्काम सिर्फ ई चालान भेजे जा रहे हैं। रमासाल हादसात में जहां भाग होने वालों की तादाद 35 हो गई। कराची में उठने वाले यौमिया 3 जनाजों की वजह बेहंगम ट्रैफिक बन गया। आदाद शुमार के मुताबिक जहां भाग मर्दों की तादाद 23 हो गई। 5 खवातीन भी टायरों तले आकर अबदी नींद सो गयी। 4 कमसिन बच्चे और बच्ची भी ट्रैफिक हादसे में जान की बाजी हार गयी। 280 शहरी जख्मी होकर अस्पतालों के बिस्तर पर भी लेट चुके हैं। कराची टीपू सुल्तान रोड के करीब तिजारती इमारत में कायम रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग रेस्टोरेंट के किचन में लगी, जो फैलते हुए वॉशरूम तक जा पहुंची। रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर मौजूद नहीं था, ताहम अमले को बर वक्त बाहर निकाल लिया गया। धुएं के खराज का रास्ता न होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का भी सामना रहा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अहम खबर सामने आ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक मरतबा फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। टेक्नोलॉजी पर संगीन सवालात उठने लगे। भारतीय रॉकेट की बड़ी नाकामी, खलाई टेक्नोलॉजी समेत मिसाइल प्रोग्राम के गैर महफूज होने पर मोहर सख्त कर दी। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुशबू बोलने सलमान अमान से। सलमान, बताइएगा। इसरो का तैयार करदा PSLV P62 रॉकेट जिस तरह से नाकाम हुआ है, उससे पूरे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क जो हैं वो उठने लग गए हैं। और इस मिशन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, ये लॉन्चिंग के 3रे मरहले के अंदर ये नाकाम हुआ है। और इसके जरिए से जो 16 मसनूई तैयारे खला में भेजे जा रहे थे वो भी ज़ाया हो गए। और इस हवाले से इंडिया टुडे का कहना है कि ये नाकामी महज एक हादसा नहीं बल्कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम में बढ़ती हुई कमजोरियां का एक तसलसल है। और खलाई मिशन में बार बार नाकामियों ने जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर बहुत शदीद रिजर्वेशन, बहुत ज्यादा सवाल जो है वो उठने लगे।
और तजिया कारों का ये कहना है कि नाकाम रॉकेट टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल जिस तरह से उस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस करता है इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इससे क्योंकि ये अग्नि मिसाइल से भी जुड़ी हुई है और जो रॉकेट्स हैं, जो स्पेस रॉकेट्स हैं, वो इन्हीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का आप एक अगला वर्जन जिसको आप कह सकते हैं। तो अब ये जो इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या वो भी इतनी ही रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो खुद अपने वेपन्स जो हैं खासतौर पर मिसाइल वगैरह तैयार करता है। तो जिस किस्म के रॉकेट्स के हादसा होने लगे हैं उससे उनके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर भी अब तशवीश जो है वो जन्म ले रही है, क्योंकि भारत का अग्नि मिसाइल बशमूल वॉर हेड सलाहियत है उसको तो वो कामयाब करार देता है, लेकिन यही टेक्नोलॉजी जब स्पेस के लिए इस्तेमाल की जाती है तो वो वहां पर मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। और इसी तरह भारतीय टेक्नोलॉजी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी जंगी सूरत हाल में इंडियन स्ट्रेटेजिक मिसाइल में भी यही खामी सामने आई तो इसके संगीन तरीन नताइज सामने आ सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी का हामिल अग्नि मिसाइल असल हदफ के बजाय अगर किसी और मुल्क में जा गिरे या अपने ही मुल्क में जा गिरे तो जवाबी कार्रवाई जो है किसी दूसरे मुल्क की जानिब से वो काफी ज्यादा तबाहकुन हो सकती है और अगर अपने मुल्क में गिरे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसके संगीन नताइज जो है वो भी सामने आ सकते हैं। इसी तरह जो इंडियन टेक्नोलॉजी है उसमें स्पेस लॉन्च व्हीकल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, ब्राह्मोस और अग्नि मिसाइल, ब्राह्मोस जैसे मिसाइल हैं जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और इसी तरह अग्नि सीरीज का एक जो मुकम्मल उनके अग्नि 5 तक उनके मिसाइल हैं। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। नुमाइंदा खुशी बोलने सलमान अमान अपडेट करते बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।